नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज उपस्थित हुआ हूं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं और उनका साहित्यिक परिचय लेकर। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था और पिता सामान्य कृषक के रूप में कार्य करते थे और साथ ही इनके घर में रामचरितमानस का पाठ होने की परंपरा थी और उसी के कारण रामधारी सिंह दिनकर जी भी बचपन में ही 8 वर्ष की आयु से मानस का पाठ करने लगे थे। वे पूरे घर को मानस पढ़कर सुनाया करते थे। रामधारी सिंह दिनकर जी के जो बचपन था वह बड़ा ही कष्टपूर्ण रहा था, क्योंकि जब रामधारी सिंह दिनकर जी 2 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया था और घर में इतनी गरीबी थी कि क्योंकि जो ज़मीन थी, ज़मीन से इतना कुछ नहीं मिल पाता था कि परिवार का गुजारा सही ढंग से चल सके। इनके बड़े भाई वसंत सिंह और छोटे भाई सत्यनारायण सिंह थे और यह भी था कि परिवार की इतनी आय नहीं थी कि तीनों भाई पढ़ाई का खर्चा, जो तीनों भाइयों की पढ़ाई का खर्चा है वह इनकी माँ उठा सके। तो इनके बड़े भाई वसंत सिंह और इनके छोटे भाई सत्यनारायण सिंह ने ये फैसला किया कि वे अपने मंझले भाई यानी कि रामधारी सिंह को पढ़ाएंगे और उन्होंने ये अपनी पढ़ाई का त्याग करके रामधारी सिंह को पढ़ाया। रामधारी सिंह बचपन से ही मेधावी रहे हैं और उनकी इस मेधा को देखकर ही संभवतः उनके भाइयों ने ये निर्णय किया होगा कि रामधारी को पढ़ाया जाए। परिवार में इन्हें प्यार से नुनुआ कहा जाता था। दिनकर जी ने पढ़ने लिखने के लिए बहुत संघर्ष किया है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा तो गांव की ही एक प्राथमिक पाठशाला में हुई, लेकिन क्योंकि वह वो दौर था जिसमें गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था और सभी देशवासियों में एक स्वदेशी की लहर चली हुई थी और उस स्वदेशी की लहर के कारण ही बहुत से लोगों ने अपने बच्चों को अंग्रेजी ढंग के स्कूलों से निकाल लिया था और जो राष्ट्रीय विचारधारा के लोग थे उन्होंने विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की थी। तो ऐसे ही एक विद्यालय में जो कि बारो गांव में स्थित था और जो रामधारी सिंह दिनकर जी के गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर था, तो उसके बाद दिनकर जी को उस विद्यालय में प्रवेश करवाया गया और लगभग 3-4 वर्ष दिनकर जी ने वहाँ शिक्षा ग्रहण की और जिस प्रकार की राष्ट्रीय विचारधारा की शिक्षा उस राष्ट्रीय विद्यालय में दी जाती थी, संभवतः दिनकर जी में राष्ट्रीयता के बीज वहीं से पड़े। उस राष्ट्रीय विद्यालय के बाद आगे की शिक्षा के लिए उन्हें गांव से ही 15 किलोमीटर दूर मोकामा घाट हाई स्कूल में शिक्षा ग्रहण करनी थी, लेकिन परेशानी यह थी कि रास्ते में गंगा नदी को पार करना होता था, लेकिन दिनकर जी ने इस चुनौती को भी स्वीकार किया। वे प्रतिदिन गंगा पार करके स्कूल जाते थे और फिर वापस आते हुए भी इसी प्रकार से संघर्ष करते हुए गंगा पार करते हुए वे घर पर आते थे। प्रतिदिन 15 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना और आना, यह अपने आप में उसी संघर्ष को दिखाता है। आने के बाद रामचरितमानस का पाठ करना और दिए की रोशनी में या लालटेन की रोशनी में फिर अपने
घर का कार्य करना। तो ये इस प्रकार से रामधारी का बचपन बीता और रामधारी की शिक्षा हाई स्कूल तक इस तरह के संघर्ष में ही हुई। इसके बाद प्रश्न आया, हाई स्कूल के बाद कहाँ से शिक्षा ली जाए और किस प्रकार से शिक्षा ली जाए, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। तो फिर से रामधारी जी के दोनों भाइयों, भाई वसंत सिंह और सत्यनारायण सिंह आगे आए और उन्होंने फिर से रामधारी का साथ दिया और उन्हें पढ़ाने के लिए अपने त्याग को वैसे ही पहले की भांति जारी रखा। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर पटना विश्वविद्यालय गए और वहाँ से उन्होंने बीए की परीक्षा पास की। अब बीए की परीक्षा पास करने के बाद दिनकर जी के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था रोजगार प्राप्त करने का। और यह प्रश्न इसलिए बड़ा था कि रामधारी सिंह दिनकर के ऊपर जिम्मेदारी थी नौकरी करने की, क्योंकि उनके भाइयों ने उनके लिए इतना त्याग किया था। तो उनका भी कर्तव्य बनता था परिवार के लिए कि वे भी परिवार की कुछ सहायता करें, उसकी आर्थिक स्थिति को दृढ़ बनाने में कुछ सहयोग दें। लेकिन क्योंकि उस समय तक स्वतंत्रता आंदोलन बहुत जोर पकड़ चुका था और रामधारी क्योंकि कवि हृदय बचपन से ही थे, तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि उन पर इसका अधिक प्रभाव पड़ना ही था। और वे स्वदेशी आंदोलन से इतना प्रभावित थे कि वे सरकारी नौकरी, अंग्रेजों की नौकरी या जो पूंजीवादी लोग हैं या जो सामंती लोग हैं उनकी नौकरी वे करना नहीं चाहते थे। और इस तरह से उन्हें नौकरी के लिए भी काफ़ी भटकना पड़ा कि कोई उनकी पसंद की नौकरी उन्हें मिल जाए जिसमें उनकी आत्मा का भी हनन ना हो और उनके परिवार को भी थोड़ा सा सहारा मिले। तो इसी जद्दोजहद में उन्होंने एक पास के ही गांव के एक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद को स्वीकार किया। लेकिन उसमें यह था कि वह विद्यालय एक जमींदार चलाते थे और जब क्योंकि उस समय जमींदारी प्रथा का भी विरोध पूरे देश में हो रहा था, तो रामधारी भी उस प्रभाव से बच नहीं पाए और उन्होंने उस जमींदारी प्रथा और सामंतवादी प्रथा के विरोध में उस पद से भी त्यागपत्र दे दिया। और फिर 2-3 साल रामधारी सिंह दिनकर जी के लिए बहुत ही कष्ट के बीते, वो नौकरी ढूंढते रहे और अंततः उन्हें इसी जद्दोजहद में बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार का पद मिला और इस पद पर वे लगभग 1934 में नियुक्त हुए। इसी दौरान उन्होंने कविताएं लिखना भी जारी रखा और ये कहा जाता है कि 12 वर्ष की आयु में दिनकर जी ने अपनी पहली कविता लिखी थी और इसी दौरान उनके 1-2 काव्य संग्रह भी आए, छोटे छोटे 10-10, 20-20 कविताओं के काव्य संग्रह भी आए। लेकिन वे 2 काव्य संग्रह अभी उपलब्ध नहीं हैं। जब हम उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करेंगे तब इन काव्य संग्रहों की भी बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि उनका जो ये उपनाम दिनकर है वह कैसे उनको मिला। तो बात यह है कि बेगूसराय से एक स्थानीय पत्रिका निकलती थी, उस पत्रिका में दिनकर जी अपनी कविताएं देते थे। तो पत्रिका के नाम प्रकाश से रामधारी सिंह जी के दिनकर उपनाम का प्रसंग जुड़ा हुआ है। पत्रिका का नाम था प्रकाश और एक दिन पत्रिका के संपादक ने कहा कि आप प्रकाश के मुख्य स्रोत हैं। तो रामधारी सिंह जी ने सोचा कि प्रकाश का स्रोत तो सूर्य होता है और मेरे पिता का नाम भी रवि सिंह है, तो क्यों न मैं अपने नाम के साथ दिनकर लगाऊं। और तब से रामधारी सिंह जी ने अपने नाम के साथ दिनकर लगाना प्रारंभ किया। तो इस तरह से वो रामधारी सिंह दिनकर हो गए। जब दिनकर जी ने
बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार का पद स्वीकार किया, तो उस पद को स्वीकार करने के बाद उनके मन का अंतर्द्वंद्व शुरू होता है। और इस अंतर्द्वंद्व को भली भांति समझा जा सकता है, क्योंकि जिन विचारों को रामधारी सिंह दिनकर रखते थे, वे विचार कहीं न कहीं उस सरकारी पद के विपरीत थे। उनकी आत्मा तो राष्ट्रीयता के साथ थी और उनकी मजबूरी थी, पारिवारिक मजबूरी थी कि उन्हें सरकारी नौकरी करनी पड़ रही थी। और यही कारण है कि दिनकर जी जब इस सरकारी सेवा में थे, तब 4 साल में लगभग 22 बार उनका तबादला हुआ। ये कह लीजिए कि लगभग 2 ढाई महीने में उनका एक तबादला हो जाता था। और इस तबादले का कारण यही था कि क्योंकि वो निरंतर लिखते आ रहे थे और जो उनका अंतर्द्वंद्व था वह उनकी रचनाओं के रूप में बाहर आ रहा था, क्योंकि वह कार्य से ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पारिवारिक मजबूरियों के कारण उन्हें सरकारी नौकरी तो करनी ही पड़ रही थी। लेकिन जो उनके अंदर की छटपटाहट थी, जो देश की दशा को देखकर उनका हृदय जो द्रवित होता था और जो क्षोभ उन्हें होता था, वह सब उनकी कविताओं में उतर जाता था। और उनकी रचनाओं को देखते हुए कई बार उन पर मुकदमा भी हुआ, अंग्रेज सरकार के द्वारा मुकदमा भी दायर किया गया। उन्हें कई बार न्यायालय में भी पेश होना पड़ा। और एक बार का वाकया तो ये है कि उन्होंने साफ साफ न्यायाधीश से कहा कि मैंने जो ये कविताएं लिखी हैं, यह तो मेरे देश की आराधना है। अब आप ही बताइए कि देश की आराधना क्या कोई अपराध है, और यदि अपराध है तो हाँ, मैंने ये अपराध किया है। तो इस प्रकार से अपने आप से संघर्ष करते हुए दिनकर जी सरकारी नौकरी भी करते रहे और साथ ही देश प्रेम की, राष्ट्र प्रेम की ऐसी ज्वलंत रचनाएं भी लिखते रहे कि जिनको सुनकर किसी भी देशवासी में उत्साह की लहर दौड़ जाए। उस समय दिनकर जी के मन में एक और अंतर्द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ तो वे क्रांतिकारी थे जो कि शस्त्र द्वारा या यूँ कहें कि क्रांति के द्वारा विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे, और एक तरफ गांधी जी थे जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आज़ाद करवाना चाहते थे। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर उस समय युवा थे, तो इस कारण से उनका मन अधिकांश क्रांतिकारियों के साथ रहता था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, इनके मार्ग के साथ उनका मन अधिक रहता था। हालांकि बाद में जब उन्होंने गांधी को अच्छी तरह से समझा, तो फिर उन्होंने गांधी के ऊपर भी पूरा एक काव्य ग्रंथ लिख डाला। और उसमें जब उन्होंने देखा कि स्वतंत्रता के बाद नोआखाली में गांधी जी की जो सत्य और अहिंसा है, उस सत्य और अहिंसा ने लोगों के मन को किस प्रकार से परिवर्तित कर दिया। जब उन्हें इस सत्य और अहिंसा की शक्ति का आभास हुआ, उनको एहसास हुआ, तब उन्होंने गांधी के ऊपर भी कविताएं लिखी और गांधी के बारे में भी अपने विचार प्रकट किए। सन 1942 ईस्वी में उनका तबादला युद्ध प्रचार विभाग में कर दिया गया, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो उस विभाग में उन्हें युद्ध प्रचार करने का कार्य सौंपा गया। तो यह वास्तव में रामधारी सिंह दिनकर के लिए एक बहुत ही कष्टपूर्ण कार्य था। हालांकि उन्होंने 3 वर्ष तक वहाँ पर कार्य जरूर किया, लेकिन वो अंदर से छटपटाते रहे। वो लिखते भी हैं एक जगह कि मैं प्रतिदिन मरता था और प्रतिदिन काम करता था। इस तरह की मानसिकता में उन्होंने कार्य किया। हालांकि ये उनकी मजबूरी थी कि उन्हें कार्य करना पड़ रहा था, क्योंकि उनका विवाह भी 13 वर्ष की आयु में सन 1921-22 में ही हो गया था। और इस कारण से स्वयं के परिवार की भी और दोनों भाइयों के परिवार की भी जिम्मेदारियां उन पर आन पड़ी थी, और उन जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए उन्हें वह सरकारी नौकरी करनी ही पड़ती थी। इस समय तक
दिनकर जी एक ओजपूर्ण और राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखने वाले कवि के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे, क्योंकि वो सन 1928 से ही कविताएं लिख रहे थे और कवि सम्मेलनों में जाते थे, तो उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल चुकी थी। उनकी कविता एक जो हिमालय पर उन्होंने कविता लिखी, मेरे नगपति मेरे विशाल, उस कविता के बारे में यह कहा जाता है कि एक बार वे भागलपुर गए और उन्होंने भागलपुर में इस कविता का पाठ किया, तो पूरी रात में लोगों की फरमाइश पर उन्हें इस कविता का बहुत बार पाठ करना पड़ा और लोग इस कविता को सुनकर फड़क उठते थे। उनमें देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम और उत्साह और वीरता के भाव जग जाते थे। 1945 में एक साहित्य सम्मेलन में माखनलाल चतुर्वेदी जी भी आए हुए थे और उस साहित्य सम्मेलन में रामधारी सिंह दिनकर जी भी थे। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने यह कहा कि जब हमारे राष्ट्र कवि ही चांदी के टुकड़ों पर बिकते हैं, तो साहित्य में राष्ट्रीयता के बारे में कोई कैसे सोच सकता है। बिल्कुल स्पष्ट सी बात है कि क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर उस समय सरकारी सेवा में थे, तो यह उनको ही लक्ष्य करके माखनलाल चतुर्वेदी ने बात कही थी। रामधारी सिंह दिनकर तो पहले से ही बेचैन थे, तो उन्होंने अंत में निर्णय ले ही लिया और उन्होंने बनारसी दास चतुर्वेदी को एक पत्र लिखा। बनारसी दास चतुर्वेदी एक पत्र का संपादन करते थे, तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने उन्हें पत्र में लिखा कि मैं इस सरकारी सेवा में 500 रुपये वेतन पाता हूँ, जो मेरे लिए बहुत अधिक हैं। यदि मुझे कम भी मिलेगा तो भी मैं अच्छे से जीवन यापन कर सकता हूँ। बहुत दिनों से बड़ा ही निंदित जीवन जी रहा हूँ और इस निंदित जीवन जीने से अच्छा तो यह है कि कम में ही गुजारा चला लिया जाए। आखिरकार उन्होंने सन 1945 में उस सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे दिया और फिर वे संपादन का कार्य करने लगे, पत्र पत्रिकाओं में लिखने का और उनके संपादकत्व का वे काम करने लगे। इसके बाद भारत स्वतंत्र हुआ और भारत के स्वतंत्र होने के बाद 2 वर्ष तक उन्होंने सन 1950 और 1951 में एक हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया एक महाविद्यालय में, और उसके बाद सन 1952 में संसद के उच्च सदन राज्यसभा में वे मनोनीत सदस्य चुने गए और लगभग 12 वर्ष तक वे राज्यसभा में मनोनीत सदस्य के रूप में रहे। लेकिन राष्ट्र कवि ने स्वतंत्रता से पहले जो स्वप्न देखे थे कि स्वराज्य आएगा तो स्थितियां बदलेंगी, और क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर आम जन के पैरोकार थे, तो आम जन की स्थिति को देखकर उन्हें बहुत ही दुख होता था कि स्वतंत्रता से पहले जैसी स्थितियां थी, स्थितियां अब भी नहीं बदली हैं और आम जनजीवन जो है वो पहले की तरह ही कष्टपूर्ण बना हुआ है। तो वे इस राज्यसभा से भी ऊब गए थे और उन्होंने वहाँ से भी त्यागपत्र देने की पेशकश की। अंत में 1964 में उनके त्यागपत्र को स्वीकार भी किया गया और उन्हें भागलपुर विश्वविद्यालय का उपकुलपति बनाकर वापस बिहार भेज दिया गया और वहाँ पर लगभग उन्होंने 2 वर्ष तक उपकुलपति के रूप में कार्य किया। लेकिन क्योंकि दिनकर जी इतना अनुभव अपने अंदर समेटे हुए थे और उस अनुभव के आधार पर उन्हें यह लगता था कि जिन सपनों को देखा गया था वे सपने पूरे नहीं हुए हैं, चाहे वह सामाजिक परिस्थितियां हों, राजनीतिक परिस्थितियां हों, वे परिस्थितियां उनको कहीं न कहीं अंदर से कचोट रही थी और इसलिए उन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद से भी त्यागपत्र दे दिया। ऐसा कुछ दिनकर में था कि उनका मन कहीं भी लगता नहीं था और यह बात बड़ी ही विचित्र भी लगती है कि इतनी ओजपूर्ण और इतनी उत्साहपूर्ण ऐसी राष्ट्रीयता से भरी फड़कती हुई कविताएं लिखने वाला कवि इस दशा में भी आ सकता है कि उसका मन उचाट रहे और वह सुनसान महसूस करे। तो
लेकिन दिनकर जी इसी भांति अपने राज्य में, अपने गांव में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करते रहे। हालांकि उनके ऊपर आर्थिक संकट अब भी था, भले ही वे राज्यसभा में रहे या कहीं भी रहे, लेकिन क्योंकि इतने बड़े परिवार का बोझ उन पर था, उन्होंने अपने परिवार की कुल मिलाकर लगभग 12 बेटियों का विवाह भी किया। और उसके बाद सन 1971 में उनको पैरालिसिस का अटैक आया, जिसके बाद उनका शरीर भी उस तरह से सशक्त नहीं रहा, शरीर भी कमज़ोर हो गया। दिनकर का मन उदास और अशांत रहने लगा। तो ऐसे ही जब वह उदासी और अशांति के क्षणों में थे, सन 1974 की बात है, तो तभी उन्हें किसी ने सुझाव दिया कि आप तिरुपति के दर्शन को जाइए, शायद आपको वहाँ शांति मिले। तो उन्होंने निश्चय किया कि वे तिरुपति जाएंगे। और ऐसे ही क्योंकि आर्थिक अभाव तो था ही, तो वे तिरुपति जाने से पहले किसी एक कवि सम्मेलन में गए और सोचा कि वहाँ कविता पाठ करने से तिरुपति जाने का जो व्यय है वो भी निकल आएगा। तो वहाँ बाल कवि वैरागी भी थे, गोपाल व्यास भी थे। तब उन्होंने उनके सामने कहा था कि मैं तिरुपति के दर्शन को जा रहा हूँ। और उन दोनों ने पूछा था कि आप तिरुपति क्या करने जा रहे हैं। तो दिनकर जी ने कहा था कि मैं वहाँ मृत्यु मांगने जा रहा हूँ। और यह भी प्रसंग आता है कि जब वो अपने घर से निकले तो उनकी नातिन ने पूछा कि नाना जी, आप तिरुपति जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तब उन्होंने यही कहा था कि तिरुपति मैं मौत मांगने जा रहा हूँ। और वे यह भी कह रहे थे कि ये देश अब जीने के योग्य नहीं रहा है, तो अब मृत्यु प्राप्त कर लेना ही श्रेयस्कर है। तब वो तिरुपति गए और वहाँ तिरुपति भगवान वेंकटेश के सामने उन्होंने निश्चय किया कि मैं आज यहाँ उनकी जो प्रसिद्ध कृति रश्मि रथी है उसका पाठ करूँगा। और क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जी पूरे भारत में प्रसिद्ध थे, और क्योंकि दक्षिण भारत में तिरुपति है और दक्षिण भारत में हिंदी का उतना अधिक प्रचार नहीं है, लेकिन फिर भी उन ये सुनकर कि दिनकर जी रश्मि रथी का पाठ तिरुपति में करेंगे तो बहुत अधिक भीड़ उस मंदिर में जुट गई। और उस दिन दिनकर जी ने रश्मि रथी का पाठ भगवान वेंकटेश के सामने किया और आंखें बंद किए हुए वे रश्मि रथी का पाठ कर रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और जब उन्होंने रश्मि रथी के पाठ का अंत किया तो वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसके बाद 23 अप्रैल की यह बात है जब रामधारी सिंह दिनकर तिरुपति गए थे और 24 अप्रैल को उन्होंने तिरुपति में रश्मि रथी का पाठ किया था। फिर वे शाम को समुद्र के किनारे गए, वहाँ उन्होंने समुद्र को अपनी कविताएं सुनाई। और जब उन्होंने तिरुपति के सामने रश्मि रथी का पाठ किया था तो उन्होंने तिरुपति से भी यही मांगा था कि हे भगवान, मैंने आपको अपनी कविताएं सुनाई हैं, तो मुझे कविताएं सुनाने के पारिश्रमिक के रूप में मृत्यु दीजिए। और फिर सागर से भी यही कहा कि मैंने तुम्हारे दामाद को भी कविताएं सुनाई और तुम्हें भी कविताएं सुनाई हैं, तो मुझे मेरे पारिश्रमिक के रूप में मृत्यु प्रदान कीजिए। और यह भी एक बड़ी विचित्र बात है कि 24 अप्रैल 1974 को ही अर्धरात्रि में उन्हें सीने में दर्द उठा और डॉक्टर कुछ इलाज कर पाए, उससे पहले ही वे इस संसार को छोड़कर चले गए। उनकी मृत्यु पर बाल कवि वैरागी ने लिखा है, क्या कहा कि दिनकर डूब गया दक्षिण के दूर दिशांचल में, क्या कहा कि गंगा समा गई रामेश्वर के तीर्थ जल में, क्या कहा कि नगपति नमित हुआ तिरुपति के नमित पहाड़ों पर, क्या कहा कि उत्तर ठिठक गया दक्षिण के ढोल नगाड़ों पर। वह राजनीति का कुश अंकुश, वह अघट अनय का रिपुशेष, राजीव नयन वह करुणाकर, वह संस्कृतियों का अर्थश्लेष। वह मूंद गया अपनी आंखें, क्या कहते हो वह चला गया,
अधघायल माता हिंदी को वह बांध हिचकियां रुला गया। मरता है केवल मर्त्य मनुज, वह अमर कहाँ मर सकता है। आजीवन जिसने नय राया, क्या वह भी छल कर सकता है। कल ही तो उसका काव्य पाठ सुनता था, सागर शांत पड़ा। तिरुपति का नाद सुना मैंने, हो गया मुग्ध रह गया खड़ा। वह मृत्यु याचना तिरुपति में अपने श्रोता से कर बैठा। हो वहीं कहीं वह समाधिस्थ, क्या कहते हो कि मर बैठा। यदि यही मिलेगा देवों से उत्कृष्ट काव्य का पुरस्कार, तो कौन करेगा धरती पर ऐसे देवों को नमस्कार। ये उद्गार राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के मृत्यु पर बाल कवि वैरागी के मुख से निकले। तो अब हम उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने काव्य ग्रंथ और इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत से निबंध भी, बड़े उत्कृष्ट शैली के निबंध उन्होंने लिखे हैं। तो पहले हम उनके काव्य ग्रंथों की चर्चा कर लेते हैं। उनके प्रथम 2 काव्य संग्रह हैं बारदोली विजय और प्रणभंग। और जिन 2 काव्य ग्रंथों की बात मैं कर रहा था कि जो आज अप्राप्य हैं, तो ये दोनों ही वे ग्रंथ हैं जो आज अप्राप्य हैं। इसके बाद उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वे हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूप छांव, सामधेनी, बापू इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, मिर्च का मजा, रश्मि रथी, दिल्ली, नीम के पत्ते, चक्रवाल, कविश्री, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, मृत्यु तिलक और हारे को हरिनाम। उनकी प्रमुख गद्य रचनाओं में जो हम जिन कृतियों को सम्मिलित कर सकते हैं उनमें है मिट्टी, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय, हमारी सांस्कृतिक एकता, भारत की सांस्कृतिक कहानी, उजली आग, देश विदेश, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली, लोकदेव नेहरू, शुद्ध कविता की खोज। अब हम दिनकर जी को मिले पुरस्कारों के बारे में बात कर लेते हैं। सन 1959 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला और जो उनकी एक कृति उर्वशी है, उस उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सन 1971 में सम्मानित किया गया। उनकी 3 रचनाएं खंड काव्य के रूप में हैं, जिसमें कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी और उर्वशी हैं। अब हम दिनकर जी की काव्य की या साहित्य की विशेषताओं के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पहले हम उनकी जो प्रमुख क्योंकि राष्ट्र कवि हैं तो उनकी कविताओं की, उनके काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति राष्ट्रीयता तो एक बड़ी ही स्वाभाविक सी बात है। तो पहली उनकी विशेषता है राष्ट्रीयता की भावना, क्योंकि वह दौर ही ऐसा था और राष्ट्रीय विद्यालय में दिनकर जी पढ़े भी, तो वे बड़े ही प्रभावित रहे थे उस राष्ट्रीय आंदोलन से। और उनकी जो उनको कई बार इस राष्ट्रीयता की कविताएं लिखने के लिए मुसीबत भी झेलनी पड़ी, कष्ट भी झेलना पड़ा। उन्हें कई बार न्यायालय में भी पेश होना पड़ा, उन पर मुकदमा भी चला, लेकिन अनवरत रूप से वे इस प्रकार की कविताएं लिखते रहे। और उनकी कविताओं में जो देश का दर्द था, जो स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े होने के कारण जो देश का दर्द था, वह उनकी कविताओं में बड़े मुखर रूप से झलकता है। उसको हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। उनकी हिमालय नाम की जो कविता है उसकी कुछ पंक्तियां देखते हैं। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजी भूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। जिस पुण्य भूमि की ओर बही तेरी विगलित करुणा उदार, जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत सीमापति, तूने की पुकार, पद दलित इसे करना पीछे, पहले ले मेरा शीश उतार। उस पुण्य भूमि पर आज तपी आन पड़ा संकट कराल, व्याकुल तेरे सुत पर तड़प रहे, डस रहे चतुर्दिक विविध व्याल, मेरे नगपति मेरे विशाल।
कितनी मणियां लुट गई मिटा, कितना मेरा वैभव अशेष, तू ध्यान मग्न ही रहा इधर, वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि स्पष्ट रूप से उन्होंने हिमालय के आह्वान के माध्यम से देशवासियों को ही आह्वान किया है कि हमारे देश की स्थिति कैसी है और तुम ध्यान मग्न हो, तुम उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हो, हमारा देश लुटा जा रहा है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो इस प्रकार की राष्ट्रीय प्रेम की कविताएं वे लिखते थे। एक और कविता मुझे याद आ रही है जो कि उन्होंने सन 1946 में लिखी थी और किस प्रकार से वो अंग्रेज सरकार को इस कविता के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं। देखिए, स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं वे, रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे, के बढ़ते आ रहे हैं वे, के बढ़ते आ रहे हैं वे। इसमें वे अंग्रेज सरकार को साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि वे तुम्हारी जनता तुम्हारी तरफ ही बढ़ती आ रही है और तुम्हें अब सचेत हो जाना चाहिए और वह दिन दूर नहीं है जब तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, उनके लिए भी रामधारी सिंह दिनकर जी ने कविताएं लिखी। एक कविता का मुझे उस संदर्भ में भी स्मरण हो आ रहा है, तो उस कविता की भी कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। कुछ और पंक्तियां उनकी राष्ट्रीय भावना से संबंधित देखिए। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, लौटा दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर, कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महोच्चार। ये सब उदाहरण हैं कि जिसमें हम दिनकर जी की राष्ट्रीयता की भावना को हम बड़ी सरलता से देख सकते हैं और कारण भी यही है कि उन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। इसके बाद दिनकर जी के काव्य की जो दूसरी विशेषता हम देखते हैं वह है लोकतंत्र के समर्थक, या कहें कि लोकतंत्र के पैरोकार वे रहे हैं। उनका एक अटूट विश्वास लोकतंत्र में रहा है और लोकतंत्र के विश्वास के कारण ही उन्होंने बहुत सी ऐसी कविताएं लिखी हैं जो आज भी जब जनतंत्र का प्रश्न उठता हो और जनतंत्र के लिए कोई संघर्ष किसी को करना पड़ता है तो उन कविताओं से लोगों को बहुत बल मिलता है। और उन्हीं कविताओं से जब जनतंत्र पर प्रहार हुआ था, इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी, तो उस समय में भी लोगों की जुबान पर वो कविताएं नारों के रूप में बनी हुई थी। तो उनकी इस तरह की कुछ कविताओं के उदाहरण हम देखते हैं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सबसे बड़ा जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि सिर पर मुकुट धरो, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूरख, मंदिरों राजप्रासादों तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, फावड़े और हल राज दंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह उनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध रही थी। एक और कविता की कुछ पंक्तियों का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। उस स्वराज को सत्य बनाना होगा
जिसका है ये न्यास उसे सत्वर पहुंचाना होगा। धारा के मग में अनेक जो पर्वत खड़े हुए हैं, गंगा का पथ रोक इंद्र के गज जो अड़े हुए हैं, कह दो उनसे झुके अगर तो जग में यश पाएंगे, अड़े रहे अगर तो ऐरावत पत्तों से बह जाएंगे। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर उस समय जो धाराएं चल रही थी उसकी नब्ज को पकड़ रहे थे, और ये वही चेतावनी दे रहे हैं जो सामंतवाद के राजतंत्र के समर्थक हैं, उनको चेतावनी दे रहे हैं कि अब तुम्हें संभल जाना चाहिए, क्योंकि यह युग राजतंत्र का युग नहीं, यह युग जनतंत्र का युग है, लोकतंत्र का युग है। इसके बाद जो उनकी कविताओं की प्रमुख विशेषता हमें दिखाई देती है वह है स्वातंत्र्योत्तर भारत की जो सच्ची तस्वीर है वह उसका चित्रांकन उनकी कविताओं में हुआ है कि किस प्रकार से सभी लोगों के सपने थे, एक अच्छे भविष्य के सपने थे, एक सुखद जीवन के सपने थे, और किस प्रकार से उन सपनों को दिनकर जी चकनाचूर होते हुए देखते हैं। और उन सपनों को चकनाचूर होते हुए देखना अपने आप में उनके हृदय में जो टीस उत्पन्न करता था, जो वेदना उत्पन्न करता था, वह बहुत बार उनकी कविताओं में मुखर रूप से अभिव्यक्त हुई है, और यह उनकी कविताओं की एक प्रमुख विशेषता बन जाती है। हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इस बात को समझते हैं। कुमकुम लेपूं किसे, सुनाऊं किसको कोमल गान, तड़प रहा है आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान। सकल देश में हालाहल है, दिल्ली में हाला है, दिल्ली में रोशनी समस्त भारत में अंधियाला है। तो ये जो ऐसी पंक्तियां हैं वे उस राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग्य करने के लिए लिखी, क्योंकि दिल्ली उस समय और आज भी राजधानी है ही, और राजनीति का केंद्र या जो राजनेताओं की जो सुख सुविधाओं, जिसको लुटियंस के जो बंगले हैं वे वो स्थान यहीं पर हैं। तो यहाँ पर इतनी शानो शौकत दिखाई जाती है, लेकिन जो एक आम भारतीय है जो कि दिल्ली में उस आलिशान स्थान पर नहीं रहता है, उसकी जिंदगी कैसी है उसके बारे में यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी सभी को आगाह करना चाहते हैं। और ये पंक्तियाँ स्वातंत्र्योत्तर भारत की उसी दशा की ओर संकेत करती हैं। कुछ और पंक्तियाँ हम देखते हैं। देख जहाँ का दृश्य आज भी अंतःस्थल हिलता है, माँ को लज्जा वसन और शिशु को ना क्षीर मिलता है। दिनकर जी की कुछ और पंक्तियां भी हैं, एक जो बड़ी प्रसिद्ध हैं। श्वानों को मिलता मिल्क केक, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपट ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। 7 वर्ष हो गए राह में, अटका कहाँ स्वराज है, अटका कहाँ स्वराज, बोल दिल्ली तू क्या कहती है, तू रानी बन गई जनता वेदना क्यों सहती है। यह व्यंग्य रामधारी सिंह दिनकर जी उन लोगों पर करते हैं कि जो दावा तो करते हैं कि स्वतंत्र हो गया भारत और देश की दशा एवं दिशा बदल रही है, लेकिन दिनकर जी कहते हैं कि भले ही शासन तंत्र में और कोई अधिपति बन गया हो, कोई और किसी को शासक हमने बना दिया है, लेकिन जो आम आदमी की स्थितियां हैं वे वैसी की वैसी ही हैं। एक कविता में वो कहते हैं, समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं, गांधी का पी रुधिर जवाहर पर फूंकार रहे हैं। समर शेष है अहंकार इनका हरना बाकी है, वृक को दंतहीन अहि को निर्विष करना बाकी है। तो इन पंक्तियों में वो उस तरह की स्थितियों पर व्यंग्य कर रहे हैं जिन स्थितियों के कारण गांधी की हत्या हुई। वे सांप्रदायिक ताकतें जो कि देश में संप्रदाय के नाम पर जहर घोलने का काम करती हैं, उनके प्रति आक्रोश में रामधारी सिंह दिनकर जी के मुख से इस प्रकार की पंक्तियां निकली हैं। समर शेष है शपथ धर्म की लाना है वह काल, विचरे देश में अभय गांधी और जवाहर लाल। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। दिनकर जी ये समझते थे कि जनता को किस प्रकार से वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया जाता है, और केवल वोट लेने के समय ही जनता के मतलब की बातें की जाती हैं और बाद में उस जनता को कोई पूछने वाला भी नहीं है। और इस संबंध में उनकी ये पंक्तियां द्रष्टव्य हैं।
मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। अथवा हो दूध मुही जिसे बहलाने को, जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। सत्ताधीशों में और जनता में किस प्रकार की खाई उत्पन्न हो गई थी, सत्ताधीशों का जीवन कैसा है और जनता का जीवन कैसा है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए दिनकर जी लिखते हैं, मैं भारत के रेशमी नगर में रहता हूँ, जनता तो चट्टानों का बोझ सहा करती है, मैं चांदनी का बोझ किस विध सहता हूँ। उस समय भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में भारत में था। तो नेताओं द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार पर व्यंग्य करते हुए दिनकर जी लिखते हैं, टोपी कहती है मैं थैली बन सकती हूँ, कुर्ता कहता मुझे बोरिया ही बना लो, ईमान कहता है सबकी आंखें बचाकर, बिकने को हूँ तैयार जो खुशी हो दे दो। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं की जो एक और मुख्य विशेषता है वह है वीरता और उत्साह। उनकी कविता में वीरता और उत्साह के बहुत ही एक प्रेरित करने वाले भाव हमें मिलते हैं। जब लोग उनकी कविताएं सुनते थे और वे स्वयं काव्य पाठ करते थे, ऐसा कहा जाता है कि बहुत उत्कृष्ट काव्य पाठ वो करते थे और उनकी कविताएं पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। यहाँ तक कि जो अहिंदी भाषी प्रदेश हैं, जो हमारे दक्षिण भारत के प्रदेश हैं जहाँ हिंदी इतनी प्रचार में भी नहीं है, वहाँ भी लोग इनकी कविताओं के दीवाने थे और जब वे काव्य पाठ करते थे तो लोगों के मन में उत्साह और उमंग जग जाता था। हम कुछ उदाहरणों से इस बात को देखते हैं। उनकी एक प्रसिद्ध कविता है थक कर बैठ गए क्या भाई, उसकी पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका स्वर्ण अक्षरों में इतिहास तुम्हारा, जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन वन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। क्योंकि दिनकर जी ने स्वयं संघर्ष किया था तो वे सभी में इस प्रकार का उत्साह जगाते हैं कि वे उनको संघर्ष करना चाहिए और इस प्रकार की बातें उनकी कविताओं में मिलती हैं। एक और उदाहरण, बड़ी ही प्रसिद्ध उनकी कविताएं और बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, मुख से कभी न उफ कहते हैं संकट का चरण न गहते हैं, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। उनकी एक और कविता का उदाहरण मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। झंझा झकोर पर चढ़ो मस्त झूलो रे, वृंदों पर बन पावक प्रसून फूलो रे, दाएं बाएं का द्वंद आज भूलो रे, सामने पड़े जो शत्रु शूल हूलो रे। और भी बहुत सारी ऐसी दिनकर जी की कविताएं हैं जिनमें वीरता और उत्साह एकदम पूरी अपनी प्रखरता में उभर कर सामने आता है। अगली जो उनकी कविताओं की विशेषता है कि उनमें युद्ध और शांति इनके प्रश्नों पर विचार किया गया है और युद्ध और शांति ये दोनों ही प्रश्न ऐसे हैं कि दोनों एक दूसरे के विपरीत भी लगते हैं और इन पर बहुत से रचनाकारों ने विचार भी किया है और दिनकर जी ने भी इन मुद्दों पर कविताएं लिखी हैं। उनका जो एक खंड काव्य है कुरुक्षेत्र, उसमें तो बात ही इस मुद्दे पर की गई है, युद्ध और शांति पर ही विचार किया गया है। दिनकर जी का मानना था कि शांति का कोई विकल्प नहीं है, शांति तो हर हाल में स्वीकार्य होती है, लेकिन कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो अनिवार्य बन जाते हैं और उन युद्धों को टाला नहीं जा सकता है। तो उसी की पड़ताल वे कुरुक्षेत्र में भी करते हुए दिखाई देते हैं। उनका मानना ये था कि युद्ध कई बार इसलिए अनिवार्य हो जाते हैं कि अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार करने के लिए
और कोई मार्ग शेष नहीं रहता और तब युद्ध अवश्यम भावी हो जाता है और उस युद्ध को टाला नहीं जा सकता है। तो इसी प्रकार के विचार जब हम कुरुक्षेत्र को पढ़ते हैं तो उसमें हमें पढ़ने को मिलते हैं। दिनकर जी शांति को स्वीकार अवश्य करते हैं, लेकिन आत्मसम्मान बनाकर ही शांति को स्वीकार किया जा सकता है और उस आत्मसम्मान की रक्षा अवश्य ही होनी चाहिए। वे शक्ति के उपासक भी कहे जा सकते हैं कि उनका मानना था कि जिस व्यक्ति में शक्ति है वही व्यक्ति जब संधि की बात करता है तो उसकी संधि की बात को स्वीकार भी लोग करते हैं। तो वे शक्ति की वृद्धि करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे हैं, ताकि और उनका मानना यह भी था कि शक्ति के द्वारा ही विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। तो उनकी कविताओं के कुछ उदाहरण हम देखते हैं। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको समझा कायर उतना ही। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। उनकी कविता के एक अंश में उस प्रसंग को उठाया गया है जब श्री राम को समुद्र पर पुल बनाना था और वे समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, लेकिन समुद्र 3 दिन तक प्रकट नहीं हुआ था। और फिर श्री राम ने अपना धैर्य खोते हुए, क्योंकि उनको भी क्रोध आया कि समुद्र बातें नहीं सुन रहा है और उनको सीता को तो मुक्त करा के लाना ही था, इसलिए फिर उन्होंने अपने धनुष पर प्रत्यंचा पर अपना बाण चढ़ाया था। तो उस प्रसंग को भी इस संदर्भ में देखा जा सकता है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। जाति प्रथा का विरोध, ये उनकी अगली साहित्यिक विशेषता है। दिनकर जी का जो एक खंड काव्य ही जिसे कहें रश्मि रथी, जो कि महाभारत के एक बड़े प्रसिद्ध से पात्र, और वह पात्र जो कि महाभारत काल में भी और उसके बाद भी एक दीनहीन अवस्था में ही चित्रित किया गया कर्ण, उस कर्ण पर उन्होंने यह रश्मि रथी नामक अपना खंड काव्य लिखा और उसमें कर्ण को इतना महिमान्वित किया गया और यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि मनुष्य को उसके जाति, उसके कुल, उसके गोत्र के आधार पर नहीं, अपितु मनुष्य की जो वरीयता है वह उसके गुणों के आधार पर होनी चाहिए। उसको जाति, कुल, गोत्र के आधार पर नहीं देखना चाहिए, अपितु यह देखना चाहिए कि उसमें गुण कितने हैं। और इसी आधार पर उन्होंने कर्ण को इस तरह से महिमान्वित इस रश्मि रथी में किया है। और इस रश्मि रथी की कुछ पंक्तियां मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सन्मुख मलीन, जब रोज अनादर पाता था, कहकर जब शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती तब भी फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो ले न सकी, छाया आंचल की दे न सकी। तो इस प्रकार से समस्त जो दलित जाति कहें या जो पिछड़े जिनको कहा जाता है, उनकी वेदना को उन्होंने रश्मि रथी के माध्यम से चित्रित किया है और यह स्थापित करने की कोशिश की है कि मनुष्य जाति या गोत्र के आधार पर या कुल के आधार पर महान या तुच्छ नहीं हो सकता, अपितु वह महान या तुच्छ तो अपने गुणों के आधार पर ही हो सकता है। अब जो दिनकर जी के काव्य की एक और जो विशेषता हम देखते हैं वह है उनकी श्रृंगार भावना। और यह बात बड़ी विचित्र लग सकती है कि जो कवि वीरता, उत्साह, राष्ट्र प्रेम की इस तरह की कविताएं लिखने के प्रसिद्ध रहा हो, वह भी क्या श्रृंगार की कविताएं लिख सकता है। बिल्कुल दिनकर जी ने बहुत अच्छी कविताएं श्रृंगार की भी लिखी हैं
उनके जो दो काव्य संग्रह और एक जो उनका खंड काव्य जो उन्होंने प्रस्तुत किया था, जिन पर उन्हें ज्ञानपीठ मिला, उर्वशी, और जो खंड काव्य वे हैं रेणुका और रसवंती, उसमें उनकी श्रृंगारिक कविताएं भी वर्णित हैं। यह नहीं है कि दिनकर जी श्रृंगारिक कविताएं लिख नहीं सकते थे, बल्कि एक जगह पर वे स्वयं ही इस बारे में कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं कोमलकांत पदावली नहीं लिख सकता या कोमल भावनाएं मेरे अंदर नहीं हैं, बल्कि काल ने जो शंख मेरे हाथ में थमा दिया है, उस शंख को छोड़कर कभी वीणा बजाने का मुझे अवकाश ही नहीं मिला, और इसलिए मैं वीरता, उत्साह और इस प्रकार की कविताएं ही मैं लिखता रहा। तो हालांकि उनकी जो श्रृंगारिक कविताएं हैं बड़ी ही साफ सुथरी और बिल्कुल जो एक शारीरिक सौंदर्य या शारीरिक प्रेम से ऊपर उठी हुई, बड़ी ही स्वच्छ जल की तरह निर्मल उनकी कविताएं हैं, श्रृंगारिक कविताएं। तो हम कुछ उदाहरण देखते हैं। घड़ी गिनी जाती तब निस दिन, उंगली की पोरों पर, प्रिय की याद झूलती है सांसों की हिंडोरों पर, पलती है दिल का रस पीकर सबसे प्यारी पीर, बनती है बिगड़ती रहती पुतली में तस्वीर, पड़ जाता है चस्का जब मोहक प्रेम सुधा पीने का, सारा स्वाद बदल जाता है दुनिया में जीने का, जीवन के दिन चार अवधि उससे भी अल्प जवानी की, उस पर भी कितनी छोटी निशि होती प्रणय कहानी की, आज करो मत मान प्रिय मिट न सकेगी कभी कसक हृदय की, यदि यों ही हुआ विहान प्रिय, रूठ गई अब की पावस के पहले मानवती मेरी, की मैंने मनुहार बहुत पर आंख न उसने फेरी, वर्षा गई शरद घटा, शरद आया जल घटा, पुलिन ऊपर आए, बसे बबूलों पर खगदल, फुनगी पर पीत कुसुम छाए, आज चांदनी देख न जाने मैंने ऐसे क्यों गाया, अब तो मानिनी हंसो मेरी वर्षा गई शरद आया। उर्वशी से उनकी कुछ पंक्तियां हम देखते हैं। रूप का रसमय निमंत्रण, या कि मेरे रुधिर की वहनी, मुझको शांति से जीने न देती, हर घड़ी कहती उठो इस चंद्रमा को निचोड़ो, पान कर लो ये सुधा, मैं शांत नहीं होऊंगी आगे कभी उद्भ्रांत होऊंगी। तो इस प्रकार से दिनकर जी ने श्रृंगारिक कविताएं भी लिखी, और यह भी हम मुख्य विशेषता के रूप में ही उनकी कविताओं की ले सकते हैं। अगली जो विशेषता हम दिनकर जी कविताओं में देखते हैं वह सांप्रदायिक उन्माद का चित्रण। देश में क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत और पाकिस्तान के रूप में धर्म के आधार पर हमें बांट दिया गया, और वो जो सांप्रदायिक उन्माद उस समय फैला था, वो जो सांप्रदायिक दंगे उस समय फैले थे, वे आज तक भी समाप्त नहीं हो पाए हैं पूरी तरह से। तो उस पर भी दिनकर जी ने कविताएं लिखी हैं। उनका एक उदाहरण, कविता का उदाहरण मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। हाथ के जिसकी कड़ी टूटी नहीं, पाँव में जिसके अभी जंजीर है, बांटने को हाय तोली जा रही, बेहया उस कौम की तकदीर है। नारी नर जलते साथ साथ, जलते हैं मांस रुधिर अपने, जलती है वर्षों की उमंग, जलते हैं सदियों के सपने। ओ बदनसीब इस ज्वाला में आदर्श तुम्हारा जलता है, समझाएं कैसे तुम्हें कि भारतवर्ष तुम्हारा जलता है। जलते हैं हिंदू मुसलमान, भारत की आंखें जलती हैं, आने वाली आज़ादी की लो दोनों पांखें जलती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दिनकर जी ने ईश्वर के बारे में उनका क्या दृष्टिकोण है, इससे संबंधित भी उनकी कविताएं मिलती हैं। जैसा कि क्योंकि वो छायावाद के बाद के कवि थे, तो अद्वैतवाद का प्रभाव उन पर भी था, और उनकी कविताओं में अद्वैतवाद हमें दिखाई देता है। जैसा रहस्यवाद हम छायावाद में देखते हैं, उसी प्रकार का कहीं कहीं कुछ रहस्यवाद उनकी कुछ कविताओं में भी देखने को मिलता, क्योंकि वे रामचरितमानस का बचपन में भी पाठ करते थे। तो अंत में भी उन्होंने बीच में उन्होंने अद्वैतवाद पर कुछ कविताएं लिखी, और उसके बाद अंत में जब उनके निराशा के दिन थे तो उन्होंने राम का ही सहारा लिया।
राम पर लिखी गई उनकी एक कविता मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। राम तुम्हारा नाम कंठ में रहे, हृदय जो कुछ भेजो वो सहे। दुख से त्राण नहीं मांगू, मांगू केवल शक्ति दुख सहने की। दुर्दिन को भी मान तुम्हारी करुणा, तुम्हारी दया, अकातर ध्यान मग्न रहने की। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दिनकर जी ने जो काव्य की रचना की उसमें प्रमुख रूप से हम उनकी वीरता, उनकी राष्ट्रीयता, युद्ध के बारे में उनके विचार और जो वर्तमान भारत की स्थितियां थी उन पर जो उन्होंने उनका पर्दाफाश किया है, ये सब उनकी प्रमुख प्रवृत्तियां देखते हैं। लेकिन गौण प्रवृत्तियों के रूप में हम ईश्वर के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था और जो उन्होंने सांप्रदायिक दंगों के चित्रण को लेकर जो कविताएं लिखी, वे सब बातें भी देखते हैं। प्रकृति चित्रण भी उनकी कविताओं में हम देख सकते हैं। हालांकि प्रकृति जो भाव उद्दीपक और आलंबन के रूप में हमें अधिकतर दिखाई देती है, प्रकृति का बिल्कुल स्वतंत्र चित्रण उनकी कविताओं में अधिक देखने को हमें नहीं मिलता है। और श्रृंगार भावना भी, क्योंकि उस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो वह भी उनकी काव्य की एक प्रमुख विशेषता के रूप में हमारे समक्ष उभर कर आती है। और यदि देखा जाए तो मानवतावाद भी उनकी कविताओं में देखा जा सकता है। तो इस प्रकार हमने उनके काव्य की ये विशेषताएं देखी हैं। अब बात कर लेते हैं उनकी भाषा शैली की। यदि भाषा की बात की जाए तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो कविता की भाषा है वह बहुत जगह संस्कृत निष्ठ तो दिखाई देती है, लेकिन वह अवसर के अनुकूल प्रयोग होती हुई दिखाई देती है। ऐसी कविताएं जिनमें अतीत का गौरवगान किया हुआ हो, या फिर जिस प्रकार से हिमालय का कविता में उस विराट हिमालय को संबोधित करके जो कविता लिखी गई है, उसमें वो भाव लाने के लिए कहीं कहीं उस तरह की तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग दिखाई देता है। या उर्वशी उस कविता में हम देखें तो उसमें देवलोक और जो एक प्राचीन एक कथानक को आधार बनाकर वह जो खंड काव्य लिखा गया, और वह खंड काव्य ही नहीं, नाटक के रूप में, अब हम उसको गीति नाट्य भी कह सकते हैं, तो उसमें वो प्रभाव लाने के लिए उस प्रकार की तत्सम प्रधान शब्दावली का जो प्रयोग किया गया है वह देखा जा सकता है। लेकिन उनकी बहुत सी कविताएं ऐसी भी हैं जिनमें आम जो जन सामान्य है, जन सामान्य के करीब की भाषा का भी प्रयोग किया गया है। साथ ही उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि जो शब्द हैं उन शब्दों का भी उन्होंने यथास्थान प्रयोग किया है। और ऐसा दिखाई देता है कि रामधारी सिंह दिनकर केवल कथ्य को देखते हैं और कथ्य के अनुसार जैसी भाषा बन पड़ती है, जिन शब्दों में उस कथ्य को बहुत अच्छे ढंग से अभिव्यक्त किया जा सकता है, उसी भाषा का वो प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसा वो स्वयं भी कहते हैं कि मैं कविता में केवल भावों, जब मेरे भाव उच्छलन होते थे, मेरे हृदय में भाव इतने उमड़ जाते थे कि मैं उनको संभाल नहीं पाता था, तब मैं कविताएं लिख देता था। और उस समय मुझे इस बात का अवकाश नहीं रहता था कि मैं अपनी कविता में नए नए शब्दों का प्रयोग करूं। मैं केवल यह ध्यान रखता था कि जो मेरे मन का भाव है वह सही से अभिव्यक्त होना चाहिए। तो भाषा का प्रयोग या अलंकारों का प्रयोग उनमें कोई इस तरह से नहीं दिखाई देता कि उन्होंने सायास इस प्रकार का प्रयोग किया है, बल्कि यदि उसमें अलंकार या कुछ भाषा की ऐसी विशेषता दिखाई देती है तो वह सायास ना आकर अपने आप ही उसमें भावों को अभिव्यक्त करने के लिए आ गई है। और गीत शैली में रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत सी कविताओं की रचना की है। जिस प्रकार से हम महादेवी वर्मा की कविताओं को देखते थे तो उन्होंने भी गीत शैली में रचना की, उसी प्रकार से दिनकर जी ने भी बहुत सारे अच्छे अच्छे गीत लिखे और इनके गीतों को बहुत से संगीतकारों ने लयबद्ध भी किया और बहुत से गायकों ने इनका बड़ा अच्छा गायन भी किया है। तो यह भी विशेषता हम उनकी भाषा शैली में देखते हैं। और इसके अतिरिक्त यह अवश्य कहा जा सकता है कि उन्होंने अधिकतर अभिधा में ही अपने रचनाओं को लिखा है। अभिधा यानी कि जो
जिसमें व्यंजना और लक्षणा न हो उसको अभिधा कहते हैं, कि स्पष्ट रूप से यदि पाठक एक बार पढ़ेगा तो स्पष्ट रूप से उसको भाव समझ में आ जाएंगे, भाव बोध हो जाएगा कि दिनकर जी क्या कहना चाहते हैं। और यह इसलिए भी स्वाभाविक लगता है क्योंकि वह जो कविताएं लिखते थे, वह जैसे ही उनमें जो उनको नौकरी करते हुए जो भाव उनमें अंतर्द्वंद चलता था, उनकी अभिव्यक्ति उन कविताओं में हुई है। और वे देश को जागृत भी करना चाहते थे इन कविताओं से। तो आम जनजीवन के लिए, आम जन के लिए जो कविताएं लिखी जाती हैं, वे ऐसी ही साफ सुथरी और स्पष्ट बोध वाली कविताएं होती हैं। तो इस प्रकार से एक विशेष प्रभाव रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविताओं में छोड़ा है। वे हिंदी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी रहे थे, जो कि मैं जीवन परिचय में बताना भूल गया था। तो और वे हिंदी के बहुत बड़े पैरोकार भी रहे हैं। और वो ये भी कहते थे कि जिस भाषा में नेता किसी फाइल पर नोट लिखते हैं, यदि उस भाषा में वोट मांग कर देखें तो उन्हें बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि क्या परिणाम उनके सामने आता है। कहने का मतलब ये था कि अंग्रेजी में फाइलों में नोट लिखते हैं, यदि उस अंग्रेजी में ही वोट मांग कर दिखाएं तब पता चले। तो वे हिंदी भाषा के बहुत बड़े समर्थक थे। उन्होंने बहुत बार संसद में हिंदी पर भाषण भी दिए, हिंदी के समर्थन में भाषण भी दिए हैं। तो इस तरह से हिंदी के पैरोकार थे, तो उन्होंने हिंदी के लिए काम भी बहुत किया और उस भाषा को सुधारने में एक नई प्रकार की, जिस प्रकार से ये कहा जाता है कि हरिवंश राय बच्चन और रामधारी सिंह दिनकर ने हिंदी कविता की भाषा को एक नई दिशा देने का, नई दिशा प्रदान करने का काम भी उस समय किया था। तो इस प्रकार से हम उनकी कविताओं की भाषा शैली की विशेषताएं देखते हैं। तो यह था हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं और उनकी साहित्यिक विशेषताएं। आशा है कि आप सभी को कुछ पता लगा होगा, समझ आया होगा। और जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं हो वह कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।